नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10:30 बजे हैं। तमाम खबरों से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चार धाम यात्रा खोलने के आदेश को स्थगित कर दिया गया। कल आदेश किया गया था पारित, 3 जिलों के लिए खोला गया था चार धाम यात्रा। उत्तराखंड में कम हो रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे का आंकड़ा 296 रहा। 990 लोग स्वस्थ होकर 24 घंटे में अपने घर को गए। और पंजाब सरकार के खिलाफ आज शिरोमणि अकाली दल का हल्ला बोल। सुखबीर सिंह बादल पार्टी नेताओं के साथ करेंगे धरने का नेतृत्व। कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के पास होगा धरना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में कल एक आदेश पारित किया गया था, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया, वापस ले लिया गया है। बात चार धाम यात्रा की करेंगे, क्योंकि चार धाम यात्रा खोलने के आदेश को दरअसल स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने 3 जिलों के लिए खोली थी चार धाम यात्रा, लेकिन वापस लिया गया है। फैसले को कल जारी कर दिया गया था आदेश। कल तकरीबन 3 से 4 बजे का वक्त था जब यह आदेश पारित किया गया, आदेश जारी कर दिया गया और इसमें 3 जिलों को रखा गया कि चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अब उसे स्थगित कर दिया गया है। और ये जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि कोरोना के मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कोविड कर्फ्यू को जिस तरीके से बढ़ाया गया, अब कोविड कर्फ्यू को जब बढ़ाया गया था तो चार धाम यात्रा क्या सुचारू रूप से हो सकती थी, ये बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा था, जिसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं कि चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। आपको याद होगा सीएम साहब लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए हम बड़े फैसले ले रहे हैं, साथ ही साथ उन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ग्रामीण इलाकों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है और सरकार ऐसी कोई भी चूक नहीं करना चाहती ताकि उत्तराखंड में हालात कोरोना को लेकर खराब हो, क्योंकि अब हर एक राज्य का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम सामने आ रहा है और उत्तराखंड में भी यही स्थिति हम देख रहे हैं। फिलहाल अगर चार धाम यात्रा का जिक्र करते हैं तो चार धाम यात्रा जो खोली गई थी, हालांकि कुछ जिलों के लिए फैसला लिया गया था, जो कल आदेश जारी किया गया था, अब उसे फैसले को वापस ले लिया गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करके फैसला लिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि सीधी नजर बनाए हुए थे सीएम साहब और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया जब इसे स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 3 जिलों के लिए ये चार धाम यात्रा खोली गई थी। कुछ देर में हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे उत्तराखंड से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हालात आखिर कैसे बने हुए हैं और किस कारण ये फैसला लिया गया, क्योंकि फैसला तकरीबन 12 से 13 घंटे के बीच लिया गया जब इसे खोला गया था चार धाम यात्रा को 3 जिलों के लिए और 12 से 13 घंटे के अंदर ही फैसले को वापस ले लिया गया है। आखिर वजह क्या रही है वो जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि स्थिति आखिर कैसी रही है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सवेरे केदारनाथ का जब हम जिक्र करते हैं, चार धाम यात्रा का जब जिक्र करते हैं तो फैसला लिया गया 3 जिलों के लिए, लेकिन कुछ ही वक्त में ये फैसला वापस ले लिया गया। क्या कोरोना वजह रही या फिर अधिकारियों की जो बैठक रही उसमें क्या कुछ रहा, हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा धीरेन्द्र। मैं बता दूं कि चार धाम यात्रा को तीनों दिनों के लिए स्थानीय स्तर पर खोला गया था, शाम होते ही सरकार ने वापस ले लिया। हालांकि सरकार के जो प्रवक्ता है, शासकीय प्रवक्ता है, कैबिनेट मंत्री विनोद बिंदाल ने बताया कि यह फैसला इसलिए स्थगित किया गया है क्योंकि 16 जून यानी कल हाईकोर्ट नैनीताल से संबंधित एक मामले की सुनवाई होनी है। उस मामले पे फैसला आते ही सरकार यात्रा को तीनों दिनों के लिए फिर से खोल देगी। हालांकि ये सरकार का पक्ष है, लेकिन जो लोगों का आंदोलन है तो हम लोगों को सूचनाएं मिल गई, शायद जो अधिकारियों की बैठक हुई, जो समीक्षा की गई, तो कहा गया कि अभी शायद यात्रा खोलना बहुत जल्दबाजी भरा कदम हो सकता है और एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है। उसको देखते हुए शायद ये फैसला स्थगित किया गया है।
क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल भी जब उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड जी उसने पहले स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए यात्रा खोली थी, प्रदेश स्तर पर बाद में पुलिस के लिए। इस बार भी चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने पहले स्थानीय स्तर पर यात्रा को खोलने का प्रस्ताव भेजा है सरकार के बाद। अगर ठीक रहा तो पूरे राज्य के लिए, और कोरोना कोरोना की जो रफ्तार है वो थमती है, कोरोना मामलों पे काबू नियंत्रण होता है, तो पूरे देश के लिए यात्रा खोली जा सकती है। इस पर अभी व्यापक विचार विमर्श सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र जी इस बात की भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं, आप भी कल जानकारी दे रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर किस तरीके से पुजारी इस वक्त धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या एक वजह यह भी हो सकती है क्या, क्योंकि कोरोना के मामले को देखते हुए तो कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया, लेकिन उस बीच ये खबर आई कि नहीं, 3 जिलों के लिए हम चारधाम यात्रा को खोल रहे हैं। जब कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया था तो चारधाम यात्रा को खोलने का क्यों फैसला लिया गया, अब उसे अचानक बंद कर दिया गया? हाँ सही बात है, कोरोना के मामले अब कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन सावधानी सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन क्या दूसरी वजह भी हो सकती है धीरेन्द्र जी? अब बिल्कुल देखिए, आप जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड के लोग देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, जो पंडित पुजारी और हर हकूकधारी हैं, जो कि अभी तक चारधाम यात्रा का प्रबंधन देखते रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो व्यापारिक संगठन है, उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड जो है वह धार्मिक मामलों के अनावश्यक है, तो लेकर के आपने देखा ही होगा कि लगातार विरोध चल रहा है। उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोर्ड का गठन किया था, उसका व्यापक विरोध हुआ था। जब वो हट गए, नए मुख्यमंत्री आए, तो लोगों की उम्मीद लगी कि शायद ये मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करें और उसको समाप्त कर दे या स्थगित कर दे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी उसको बनाए रखा है, बल्कि अभी कुछ सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जो अनंत अंबानी है, अंबानी उनका भी नाम डाला गया है। तो इस तरह से देखें तो हो सकता है इसके पीछे एक कारण ये भी हो, क्योंकि वहाँ चारों धामों में तो व्यापक विरोध हो रहा है। शायद ये हो सकता है कि सरकार ने जो अधिकृत अपना पक्ष, अपना बयान दिया है, वह हाईकोर्ट नैनीताल में लंबित को ही दिया है, कल सुनवाई होगी। जी धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर से अपडेट हम अपने दर्शकों को कर देते हैं। बात कोरोना के कहर की कर लेते हैं, आंकड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि जिक्र कोरोना का ही हो रहा था जब चारधाम यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल आंकड़ा आपको बताएंगे जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 296 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे का जब जिक्र करते हैं। 990 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को भी जा चुके हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है, और 24 घंटे में बेहद कम यानी 12 लोगों की मौत उत्तराखंड के अंदर हुई है। उत्तराखंड की जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना के मामलों को लेकर, खासकर क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब थमने लगी है। मामले बेहद कम सामने आने लगे हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्थिति आखिर उत्तराखंड में कैसी बनी हुई है। फिलहाल ये स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा कहता है, जो हर रोज जारी किया जाता है, उससे हम आपको अपडेट कराएं कि उत्तराखंड में आखिर स्थिति कैसी बनी हुई है। फिलहाल ब्यूरो चीफ उत्तराखंड इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जी धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा कि कोरोना का आंकड़ा बेहद कम है, खासकर जो परिस्थितियां हम हरिद्वार के अंदर देख रहे थे, देहरादून के अंदर देख रहे थे, पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें तो चमोली है, वहां पर देख रहे थे कि कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन कम हो रहे हैं। अब क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। फिलहाल धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। लेकिन धनराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कोरोना की खबर पे तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल मेरा यही रहेगा कि जो अन्य इलाकों में हम देख रहे थे कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं अब बेहतर हो रही है और मामले भी कम हो रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में थोड़े मामले बढ़ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, क्या वाकई ऐसा है क्या कि मैदानी इलाकों में मामले कम हो रहे हैं लेकिन पहाड़ी इलाकों में मामलों का बढ़ना लगातार जारी है? क्या सच्चाई है धीरे धनराज? बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले उत्तराखंड में काफी बढ़ चुके थे, लेकिन अब जिस तरीके के मामले बिल्कुल कम हो चुके हैं कि 3 डिजिट में अब कोरोना के मामले आ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने भी कहा था कि जब 3 डिजिट कोरोना के मामलों की हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अनलॉक की तरफ उत्तराखंड जरूर बढ़ेगा, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हो, यदि
हाल ही की बात करें तो कल 296 मामले पूरे उत्तराखंड में निकलकर सामने आए थे, लेकिन 12 लोगों की मौत भी इसमें देखने को मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है कि 12 लोगों की मौत भी एक चिंता का विषय जरूर कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है कि जो लॉकडाउन था यानी कि कोरोना कर्फ्यू, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। 22 जून तक उस कोरोना कर्फ्यू को कर दिया गया है। साथ ही उसमें 3 दिन जो परचून की दुकानें हैं उनको खोलने का निर्देश सरकार ने दिया है। जी बिल्कुल जी धनराज, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि जो हम जिक्र कर रहे हैं ना, क्योंकि सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो स्वास्थ्य विभाग की टीमों की हैं जो ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही हैं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि खासकर पहाड़ी इलाकों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन कोरोना के मामलों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं हाँ, मामले कम हो रहे हैं, आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो ग्रामीण इलाके पहाड़ी इलाकों से ज्यादा आ रहा है। जो शहर है उत्तराखंड के, वहां तो बिल्कुल ना के बराबर मामले सामने आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में मामले बढ़ रहे हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहरों की जो बात करें तो शहरों में मामले कम होते नजर आ रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ये कारण माना जा सकता है कि जो एक सतर्कता लोगों के अंदर, जागरूकता की बात की जाए तो जागरूकता गांव के अंदर नहीं है, और सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि वो जागरूकता गांवों तक पहुंचाई जाए, कि मास्क का प्रयोग किया जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि शहरों में तो जरूर लोग जागरूक हैं, लेकिन गांवों तक वो जागरूकता नहीं पहुंच पाती है, जिसका कारण बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है। और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शहरों में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरीके का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण माना जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में कम पहुंची है और कम वैक्सीन लोगों को लगी है। जी धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट देने के लिए और उत्तराखंड के हर एक इलाके की जानकारी बताने के लिए कि जिलों में क्या हालात हैं, खासकर शहरों में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं। फिलहाल उत्तराखंड के कुछ और खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये खबरें आपसे सरोकार रखती हैं। तो सबसे पहले उधम सिंह नगर का जिक्र करेंगे कि वहां पर आखिर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अगर बात करें पुलिस के तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। तो आपको इस कड़ी में बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय का जब हम जिक्र करते हैं तो बड़ी कार्रवाई की गई है और जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में एसओजी की टीम ने बड़ा काम किया है। उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे फटाफट से कि क्या है तस्वीरें। दरअसल शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। फिलहाल बड़ी कार्रवाई की गई है और एसओजी की टीम ने ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के 3 पानी क्षेत्र से गोदाम से ये कहा जा रहा है कि खासकर पंजाब ब्रांड की 400 पेटी अवैध शराब के साथ शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस बेहद अच्छा काम कर रही है, क्योंकि गिरफ्तारियां अब हो रही हैं, धरपकड़ लगातार की जा रही है उत्तराखंड के अंदर, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। दरअसल आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, धरपकड़ अभियान लगातार जारी है, क्योंकि कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही थी कि अवैध शराब बिक रही है और उसको लेकर मुखबिर से सूचना जब मिली तो एक गोदाम से ये शराब पकड़ी गई है। तकरीबन 400 पेटी ये शराब बताई जाती है। फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारे में वो भी आप सुनेगा। ये जगबीर सिंह नेगी जी हैं, समाप्ति राजन सिंह नेगी, ये तीन पानी चौराहे के पास रहते हैं रुद्रपुर में। तो इनके मकान में हमको अवैध शराब रखने की जानकारी मिली थी। हमारी एसओजी वहाँ पर गई और जब हमने तलाश किया उस घर का तो जानकारी मिली कि वहाँ पर 400 पेटी पंजाब मार्केट अलग अलग ब्रांड के हैं। इसमें आपका लंदन स्ट्रीट भी है, ओल्ड रम भी है, वाइल्ड बीस्ट विस्की है, क्वीन नाइट विस्की है, विस्की रम, कुल मिला के 400 पेटी हमने बरामद किए वहाँ से। कि पंजाब मार्केट इसमें मैंने बताया, इसमें जिस व्यक्ति ने वहाँ किराया लिया था उसका नाम शिवांग चौधरी है उर्फ डब्बू, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। ये मुरादाबाद का रहने वाला है और इस अभियुक्त के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया, इसकी रेटिंग हो गई है और इसमें
तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जानकारी आपको दे रहा है, लेकिन अब वाहन चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी जानकारी भी फटाफट से आपको दे देते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है। और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। आपको पूरी जानकारी देते हैं कि 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार बताए जाते हैं। फिलहाल 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल अगर बात करें कुल लोगों की तो तकरीबन 8 लोग बताए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मौके से 4 बाइकें बरामद की हैं। बाद में उन्हीं की निशानदेही पर एक खंडर से 8 अन्य बाइकें भी बरामद की गई हैं। दरअसल एसएसपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं और जो बाइकें उनके पास हैं वे भी चोरी की हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लंढौरा मार्ग स्थित एक खंडर से चोरी की 8 बाइकें और बरामद कर ली हैं। उसमें जो है कल हमें एक बहुत अच्छा सफलता मिली है। इससे जो है हमने 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एक शादाब, आकाश, अमन खान, विपिन और चलिए जिक्र पंजाब का करेंगे, क्योंकि पंजाब की ये सियासत क्या कुछ कहती है वो आपको बताएंगे। कुछ ही समय में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी पंजाब सरकार के खिलाफ आज शिरोमणि अकाली दल का हल्ला बोल है और सुखबीर सिंह बादल पार्टी नेताओं के साथ धरने का नेतृत्व करने जा रहे हैं। यानी हल्ला बोल होगा और प्रदर्शन किया जाएगा पंजाब सरकार के खिलाफ। आज शिरोमणि अकाली दल प्रदर्शन करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के पास ये धरना प्रदर्शन होगा। बड़ी जानकारी आपको पंजाब से देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त स्थितियां क्या बनी हुई है। हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तो आपको बताएंगे कि स्थितियां आखिर क्या है पंजाब के अंदर, खासकर क्योंकि इस वक्त विपक्ष हावी सरकार पर होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये स्थितियां हमेशा से रही हैं। और एक बार फिर जब हम देख रहे हैं कि चुनाव बेहद नजदीक पंजाब के अंदर है, तो विपक्ष पूरा घेरना का प्रयास पंजाब की सरकार को कर रहा है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल पार्टी नेताओं के साथ धरने का नेतृत्व करेंगे और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के पास धरना प्रदर्शन होगा। तमाम बातें हैं जिसको लेकर घेरा जा रहा है, खासकर नशे को लेकर। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम मामलों में कार्रवाई नहीं की गई है पंजाब सरकार की तरफ से, और उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से घेरने का प्रयास कर रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा भी कि अकाली दल के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया, और गठबंधन के बाद अब जब हल्ला बोल हो रहा है अकाली दल का, तो बीएसपी के नेता भी साथ में शामिल रहेंगे, नजर आएंगे, क्योंकि मिलकर घेरने का प्रयास पंजाब की सरकार को किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हालांकि अगर बात करें, जब हम शिरोमणि अकाली दल को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कह रही है कि बीएसपी के साथ गठबंधन किया है और भी कई जो छोटी पार्टियां होंगी, जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ भी गठबंधन किया जाएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। फिलहाल ये साफ तौर पर अकाली दल स्थिति को साफ कर चुकी है। हालांकि अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में किसान का मसला हमने देखा और उसको लेकर किसान खासा नाराज पंजाब के मुखिया से रहे। हालांकि अकाली दल उसका पूरा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरीके से सियासी सरगर्मियां हम देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के बीच का जब जिक्र करते हैं, तो कांग्रेस के बीच में भी कलह आपसी देखने को मिली थी। हालांकि दिल्ली आला कमान की तरफ से सफाई दे दी गई और ये बोल दिया गया कि पंजाब का नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्थितियां सामान्य हुई और ये क्लियर हो गया कि आखिर जो पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रहा है उसमें क्या स्थिति रहने वाली होगी। फिलहाल हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा जुड़ रहे हैं, पंजाब से रीजनल हेड। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवदीप, जो खबर आप हमारे पास भेज रहे हैं और जो जानकारी इस वक्त मिल रही है कि फार्म हाउस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, क्या वजह है? क्योंकि चुनाव नजदीक है और विपक्ष पूरी तरीके से हावी सरकार पर होता हुआ नजर आ रहा है। नवदीप, देखिए, जाहिर सी बात है कि पंजाब इस वक्त चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है और विपक्ष नहीं चाहती कि कोई भी जो मुद्दा है वो छोड़ा जाए। जाहिर सी बात है कि पंजाब के अंदर अभी कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से पंजाब सरकार की कई जगह पर फजीयत हुई, प्रबंधों को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन ऐसे में कई तरह के जो स्कैम है, कई तरह के जो आरोप है, वो भी पंजाब सरकार के ऊपर लगे हैं। चाहे वो फतेहकोट की किट की खरीद का मामला हो, या फिर ऑक्सीजन में खरीद का जो कहीं ना कहीं मामले में देरी का मामला हो, या फिर जो वैक्सीनेशन जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी उसको प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचने का मामला हो। ये तमाम वो ऐसे मामले हैं जिसको लेकर पंजाब सरकार जो है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। और श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि जिसका कुछ दिन पहले ही बीएसपी के साथ जो गठबंधन हुआ है, दोनों पार्टियां मिलकर आज जो मुख्यमंत्री का प्राइवेट फार्म हाउस है सिसवा के अंदर, वहां पर आज सुखबीर सिंह बादल धरना देंगे और
करीब 3 घंटे के लिए यह धरना प्रदर्शन वहां पर चलेगा। और श्रोमणी अकाली दल लगातार ये मांग कर रहा है कि पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनको उनके पद से निरस्त करे, उनको उनसे जो स्वास्थ्य विभाग है वो छीना जाए, क्योंकि उनके निगरानी के अंदर ही पंजाब के अंदर बड़े स्कैम हुए और उस पूरे जो स्कैम हुए, जो आरोप लग रहे हैं, उसकी जो सीबीआई से या फिर किसी निष्पक्ष एजेंसी से या फिर किसी रिटायर्ड जो हाईकोर्ट के जज है उनसे उसकी जांच करवाई जाए। ये लगातार डिमांड जो है वो श्रोमणी अकाली दल की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि चुनावी साल के अंदर जहां पर सरकार को चाहिए था कि वो अपने कामकाज के अंदर सुधार लाती, तो ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार की छवि पर जरूर बुरा असर पड़ रहा है हर्ष पंजाब। लेकिन नवदीप, अगर हम अकाली दल का जिक्र करते हैं तो अकाली दल की इस वक्त क्या भूमिका रहने वाली होगी? क्योंकि हमने देखा कि तरीके से अकाली दल ये कह रही है कि हम किसी भी छोटे छोटे दल से भी गठबंधन करने को तैयार हैं, क्योंकि हम पंजाब के लोगों का भला चाहते हैं। वाकई हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां रहेंगी जैसे जैसे समय बीतेगा। पर क्या वाकई अकाली दल उस भूमिका में है कि आगे आने वाले समय में उसकी स्थिति मजबूत होगी और परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्योंकि अभी तो कांग्रेस के खेमे में है तमाम लोगों का हम जिक्र करते हैं और हमने देखा दिल्ली से पंजाब तक की सियासत किस तरीके से अभी चल रही है, लेकिन अकाली दल की क्या भूमिका इस वक्त हम देखते हैं, क्योंकि मुद्दे कई हैं पंजाब के अंदर। देखिए, जाहिर सी बात है कि श्रोमणी अकाली दल भले ही इस वक्त विपक्ष में नहीं है, लेकिन एक मजबूत पार्टी के रूप में हमेशा से उनको जरूर देखा जाता है। यहाँ तक मैं बात करूं कि अगर आम आदमी पार्टी कोई सवाल खड़ा करती है मुख्यमंत्री के ऊपर या पंजाब सरकार के ऊपर, तो मैं कई बार देखता हूं कि पंजाब सरकार की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं दी जाती मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन अगर सुखबीर बादल कोई बयान देते हैं, कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो सरकार का वो कोई ना कोई नुमाइंदा या खासतौर पर मुख्यमंत्री उस पर प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आज भी पंजाब के अंदर अगर एक बड़ी पार्टी के रूप में अगर किसी का चेहरा है तो वो अभी भी श्रोमणी अकाली दल बना हुआ है। लेकिन अभी चुनाव से पहले जिस तरीके से बसपा के साथ गठबंधन हुआ, 20 सीटें उसको दे दी गई और बसपा का भी बहुत बड़ा जनाधार पंजाब के अंदर है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि श्रोमणी अकाली दल जिस तरीके से, चाहे उसने स्कॉलरशिप स्कैम को उठाया हो, इस तरीके से फतेहगढ़ का मामला हो, वैक्सीनेशन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, पंजाब के अंदर जो मोबाइल फोन दिए जाने थे, स्मार्टफोन, वो पूरी तरीके से ना बांटने का मामला हो, रोजगार भत्ता ना देने का मामला, तो तमाम वो चीजें हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावे किए थे। नशा मुक्ति पंजाब को करना, नशा मुक्त पंजाब के अंदर नशे से जो मौतें हुई है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो श्रोमणी अकाली दल ने बहुत ज्यादा प्रमुखता से पंजाब के अंदर उठाए हैं और लगातार वो इस पर प्रदर्शन या फिर धरने या गिरफ्तारियां जो है देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो स्थिति अभी पंजाब के अंदर बनी हुई है, उसमें श्रोमणी अकाली दल सुर्खियों के अंदर जरूर बना हुआ। हालांकि ऊंट किस करवट बैठता है, क्या कुछ हालात रहेंगे, क्योंकि 8 महीने से ज्यादा का समय अभी चुनाव के अंदर पड़ा है, क्या कुछ होगा वो देखने की बात होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी श्रोमणी अकाली दल को मुद्दा जो पंजाब के अंदर है वो बुलाने में पीछे नहीं हटना चाहता। जनता के बीच आकर्षण की बात करें तो लगातार वो इस बात को लेकर काम कर रहा है, चाहे कोविड फ्री हॉस्पिटल खोलने की बात हो, आइसोलेशन वार्ड खोलने की बात हो। हम ये कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले सुर्खियों में बना रहना श्रोमणी अकाली दल को बहुत अच्छी तरह से आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। तो पंजाब से पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे सीनियर साथी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।